नदी के बाद अगर किसी चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है तो वो है पहाड़ और पत्थर। नदी को हम माँ मानते हैं तो पहाड़ और पत्थर को मानव पिता का धर्म निभाते हुए लाखों सालों से हमारे साथ खड़े हुए देखा है। ये शिलाएं सदियों से मानव जीवन की साक्षी बनी हुई है। सूर्य की तपिश, आंधियाँ, अतिवृष्टि सब कुछ सहकर भी आज तक अडिग खड़ी हुई है और हमें आश्रय देती आई हुई है। भीमबेटका इनमें से ही खास है। देख रहा हूँ तब भोपाल पहुँचने में अभी 1 घंटा बाकी है। मैं बार बार मैप और तस्वीरें देख रहा हूँ। तस्वीरें तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन आँखों से देखे गया कला सौंदर्य का अनुभव जीवन भर याद रह जाता है। जैसे लोग कहते हैं, एक बार तो मैं कश्मीर गया था, काशी में गंगा स्नान किया था, वो अब भी याद है। एक बार तो मैंने वो फलाना व्यंजन खाया था, उसका स्वाद अब तक जबान पे है। वैसा ही अनुभव अपनी इंद्रियों से लिया हुआ आनंद हमेशा जीवंत रहता है। बालू जैसे लाल भूरे पत्थरों पर हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए चित्र देखने का सौभाग्य अलग ही है। भीमबेटका भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर से दूर है। सुबह 7:30 पर हमारी ट्रेन रुक गई है। भीड़ बहुत थी, 15 अगस्त और वीकेंड की छुट्टियों के कारण। मैं जब बाहर आया तो टैक्सी रिक्शा वाले आवाज़ें लगाने लगे, श्यामला हिल, बड़ा तालाब। भोपाल का नाम सुनते ही मुझे भोपाल गैस दुर्घटना याद आ गई, लेकिन इस बार दिमाग में सिर्फ भीमबेटका था। भोपाल का भ, भीमबेटका का भ और राजा भोज का भ, इन सब को छोड़कर पहले भोजन का भ खोजने हम निकल पड़े। सोचा कोई भोपाली पोहा ही मिल जाए। जैसे इंदौरी पोहा ने तो एमपी का नेशनल फूड बनना चाहिए, हर जगह दिख जाता है। खैर, पोहा चाय का कार्यक्रम निपटाकर हम अब्दुल्लागंज की बस पकड़ने निकल पड़े। वहीं दूसरी बस लेकर भीमबेटका पहुंचना था। बस में भीड़ थी। 15 अगस्त होने के कारण बच्चे और छात्र बहुत ज़्यादा थे। रास्ते भर हरियाली फैली हुई थी, थोड़ी धूप भी झलक रही थी। अचानक ड्राइवर ने ब्लूटूथ जोड़कर गाना बजा दिया, रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। पूरे सफ़र में जोश भर गया। बस ने अब हमें मुख्य सड़क पर उतार दिया। अभी भी करीबन 3 किलोमीटर पैदल जाना था। अंदर जाने के लिए कोई बस या रिक्शा नहीं थी। छोटा सा डामर का रास्ता पहाड़ी की ओर जा रहा था। बीच में रेलवे फाटक पार करना पड़ा। वहीं एक स्थानीय नौजवान की टोली स्कूटी पर मिली, जो भी भीमबेटका जा रहे थे। थोड़ी बातचीत के बाद वे हमें साथ ले गए और टिकट तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वे हमारे गाइड बन गए। दोस्तों, धीरे धीरे गाड़ी पहाड़ी पर चढ़ रही थी। बारिश का मौसम, चारों ओर हरियाली और लाल काले पत्थरों से घिरी धरती अद्भुत लग रही थी। ये पत्थर सिर्फ शिलाएं नहीं है, हजारों साल पहले ये आदि मानवों के निवास थे। प्रवेश द्वार पर पुरातत्व विभाग की जानकारी वाले बोर्ड लगे थे। ठंडी हवा बह रही थी, बादल गरज रहे थे, इसलिए हमने जल्दी से अंदर प्रवेश कर लिया। अंदर जाते ही 2 पत्थर और अद्भुत आकार में खड़े हुए दिखे। मुझे ऐसा लगा मानो मैं किसी और युग में पहुंच गया हूँ। पत्थरों के भीतर सफ़ेद और लाल रंग से चमकते चित्र दिखाई देने लगे। सबसे पहले मैंने जंगली सूअर का चित्र देखा। विशाल खड़े बालों वाला डरावना सा भुंड जो अंदर की एक दीवार पर बना था। फिर शेल्टर नंबर 3 में बाघ, बैल, भैंस, मोर, मानव आकृतियाँ दिखी। शेल्टर 4 में घुड़सवार, सैनिक और जानवरों की टुकड़ियाँ। शेल्टर 7 में आदिवासी नृत्य करते हुए, ढोल बजाए हुए। शेल्टर 12 में तीर कमान से शिकार करते शिकारी। ये सब देखना बहुत रोमांचक था। धीरे धीरे हम ऊपर चढ़कर एक बड़े पत्थर पर पहुँचे और वहाँ से पूरा नज़ारा देखा। मानो चारों ओर विंध्याचल की पहाड़ियाँ, हरे जंगल और बीच में लाल काले पत्थर जैसे पेड़ों की तरह खड़े हुए। मुझे लगा जैसे मैं मानव इतिहास की प्राचीन गाथा में बीच खड़ा हूँ। बेटका की हर गुफा, हर चित्र मानव की सृजनशीलता का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ सिर्फ चित्र ही नहीं, मानव जीवन के अवशेष भी मिले हैं। हरिभाऊ वाकणकर ने 1957 में इन गुफाओं की खोज की थी और आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है।
लेकिन एक बात मुझे लगातार कचोट रही थी दोस्तों, ये चित्र अब धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं, कहीं तो लगभग अदृश्य हो चुके हैं। शायद आने वाले दशकों में ये सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही रह जाएंगे। पत्थरों पर बनी ये बोलती तस्वीरें हमसे दूर हो रही है। खैर, करीबन 3 घंटे बिताने के बाद हमें यहाँ से अलविदा लेना था। 2:30 बजे हमें विदिशा पहुँचना था। इन गुफाओं से मैंने एक चीज़ सीखी कि पत्थरों की तरह अडिग रहना, जीवन की आंधी और तूफानों में भी टिके रहना। पत्थर भले बोलते नहीं हों, लेकिन उनकी मौन भाषा हमें बहुत कुछ सिखाती है और इसी भाषा को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब भीमबेटका से हम निकलकर सीधा विदिशा की ओर आगे बढ़ने लगे।